राधे राधे। 65 वर्षीय शैलेश जी घर के सोफे में कपड़े से झटके मारते हुए उसके कवर को ठीक कर रहे थे। शैलेश जी का तभी फोन बज उठता है। टेबल पर रखा हुआ फोन की तरफ जाते हैं। फोन उठाकर हेलो कौन? उधर से बहू की आवाज आती है। पापा जी, मैं अपनी फाइल भूलकर आई हूँ। आज मीटिंग है, बड़ी अर्जेंट फाइल है और वह फाइल मुझे चाहिए। उसे आप स्नेहा के हाथ से मेरी ऑफिस में भेज दो। रुको बहू, स्नेहा अभी नहा रही है, जब तक मैं फाइल निकाल देता हूँ। हाँ, जल्दी से मेरे कमरे में जाइए। शैलेश जी बहू के कमरे में जाते हैं। अलमारी खोलते हैं तो उसमें से 5-6 फाइलें निकलती है। बहू, इसमें से कौन सी फाइलें चाहिए? किसी फाइल का कलर तो बताओ। इसमें येलो और रेड कई कलर की फाइलें हैं। अरे बाबूजी, आप तो सिर्फ कलर के नाम से ही जानेंगे, कलर से पता नहीं चलेगा। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ जो आपको यह सब काम दे दिया। आप कहाँ पढ़ेंगे? आप कहाँ हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे। आपको इंग्लिश की में लिखा हुआ फाइल में कैसे समझ में आया था? छोड़िए, आपसे कुछ नहीं होगा। अरे बहू, मेरी बात तो सुनो, पहले बताओ तो। की बात पूरी भी नहीं होती है कि बहू फोन कट कर देती है। कुछ घंटे के बाद जब स्नेहा नहाकर निकलती है तो शैलेश जी बताते हैं, बेटी तेरी भाभी का फोन था, उसे कोई फाइल चाहिए था, लेकिन उसने बीच में ही फोन कट कर दिया। स्नेहा कहती है, उनको जरूरत होगी तो दोबारा बात। 3 महीने पहले ही श्वेता इस घर में बहू बनकर आई थी। शैलेश जी के कितने अरमान थे कि बहू इस घर में लक्ष्मी भी बनकर रहेगी। आखिर है ही कौन? एक बेटी स्नेहा जो इस घर से विदा होकर चली जाएगी। सिर्फ बचेगा इकलौता बेटा विशाल। तो बहू के सहारे हम भी अपनी खुशियों से जीवन भर व्यतीत कर लेंगे। लेकिन जब से शादी करके बहू आई थी तो वह ना तो अपने ससुर का कोई मान सम्मान, ना ननद को। माँ तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। विशाल भी था कि अपनी पत्नी का ही गुलाम था। विशाल कॉलेज के समय से ही श्वेता से प्यार करता था, इसीलिए उसने कह दिया था कि पापा, मैं सिर्फ शादी श्वेता से ही करूंगा। 3 महीने पहले जब श्वेता इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, स्नेहा के मामा मामी बुआ फूफा सब मिलकर घर के कामों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। और वहीं स्नेहा थी कि माँ की तरह सारे घर के काम निपटाए जा रही थी। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। आस पड़ोस की औरतें आकर बैठी हुई थी। उनमें से किसी ने कहा कि जल्दी बुलवाइए, हमें घर भी जाना है। तो स्नेहा की मामी ने कहा, जा बेटी श्वेता, अपनी भाभी को बोल लो बहुत अच्छे से तैयार होकर घूंघट लेकर बाहर आ जाए, मुंह दिखाई की रस्म जो करनी है। स्नेहा भाभी की कमरे तक जा ही रही थी, क्या देखती है कि श्वेता टॉप और जीन्स पहनकर बड़ी हाई हील की सैंडल खटखट करते हुए चली आ रही थी। उसे देखकर सारी औरतें उसकी तरफ ही देखने लगी, चौंक पड़ी। मामी बुआ का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। बुआ ने कहा, अरे ये क्या पहनकर आ गई है? तूने सारे जेवर और कपड़े क्यों निकाल दिए? जा जल्दी से दुल्हन के जोड़े में आ जा, अभी मुंह दिखाई की रस्म जो शुरू करनी है। तो वह अपने गले में अपने हाथ से हवा करते हुए कहती है, यह सब रस्मों रिवाजें मैं नहीं करती। मैं पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की हूँ और इंजीनियर हूँ। यह सब तुम गांव की देहाती औरतों को सूट करता है। जिसे देखना है मुझे ऐसे ही देख ले। वह खटखट कर सैंडल करती हुई आकर वहीं एक कुर्सी में बैठ जाती है। कुछ औरतें तो मुंह इधर उधर बनाने लगती है, कुछ उसके हाथ में मुंह दिखाई के पैसे देकर उठकर चली जाती हैं। स्नेहा को शर्म आ जाती है। वह कहती है कि हाँ हाँ, भाभी ठीक ही कह रही है, बहुत गर्मी है इसीलिए उन्होंने शायद चेंज कर लिया हो। सबके जाने के बाद फिर मामी कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ अपने किचन में और अपने मनपसंद का खाना बनाकर लाओ। तुम्हें परोसना भी है, फिर उसका भी तुम्हें नेग मिलता है। जिसे तुम खाना परोसोगी वह तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ देंगे। यह सुनकर श्वेता मुंह बनाती है, अरे मैं इन रस्मों रिवाजों पर भरोसा नहीं करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वह उठकर किचन में तो चली जाती है। फिर वह बर्तनों में एक करछी डालकर उन्हें हिलाते हुए कहती है, लो मैंने रस्में रिवाजों को पूरा कर दिया है और अब मैं इस गर्मी में सोचो मत कि खाना बनाऊंगी। फिर स्नेहा कहती है, लो भाभी यह प्लेट पकड़ो, इसमें कुछ पकौड़े हैं, मैंने जो खाना परोस दिया है। तू ले जाकर सबकी थालियों में एक एक पकौड़े दे देना। अब हाथ में थाली पकड़ा ही दिया था स्नेहा, तो किसी तरह नाक बनाकर श्वेता पकौड़ों की थाली लेकर आई और सबके थाली में दो चार एक एक करके ऐसे छोड़ छोड़ के चली गई।
वहीं रखा हुआ टेबल पर पकौड़े रखकर अपनी गर्दन को अपने हाथों से हवा से करने लगी और फिर अपनी जेब से रुमाल निकाला पोंछने लगी। फिर वहीं पर कहने लगी कि ऐसा मुझसे नहीं होगा, खबरदार अगर तुम लोगों ने मुझसे काम करने के बारे में सोचा। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कितने बड़े घर की लड़की हूँ। मैंने कभी किचन का काम नहीं किया है। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पे चूल्हा चौका करने आई हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाना शुरू कर दिया। ससुर वहीं आकर कहने लगे, बहू, इतने सारे रिश्तेदार लोग भरे हुए हैं, ऐसा मत बोलो, लोगों को बुरा लगेगा, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ससुर को ही भड़क पड़ी, अरे तुम क्या जानो, एक पढ़े लिखे बड़े घर की बेटी की इज्जत क्या होती है। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि बहू ला लिया तो नौकरानी बन जाएगी। मुझसे दोबारा ये उम्मीद मत रखना और खबरदार अगर किसी ने मुझे काम बोला तो। यह कहकर वह फिर से अपने कमरे में चली गई और बंद कर लिया। एसी चलाकर आराम करने लगी। इधर लोगों के बीच में खानाफूसी शुरू हो गई। कैसी औरत लाए हैं समझ में नहीं आता। अरे हमारा भी ब्याह हुआ था, हम लोगों ने भी पढ़ लिख कर ही आई थी, तो कभी ऐसे नहीं बोले। कम से कम कुछ महीनों तक तो रुक जाती, लोगों के बीच में ऐसे ना बोलती। जितनी मुंह जैसी बातें शुरू हो गई थी। कुछ लोग तो खाए, कुछ लोग ही ऐसे थोड़ा मुंह बनाकर चले गए, क्योंकि जब बहू खाना परोस कर इतना सुना दी तो किसका मन करेगा कि पेट भर खाए। आज तो बूढ़े पिता का शर्म से सिर झुक गया था। शाम को जब बेटा आया तो कहने लगे, बेटा जरा अपनी पत्नी को समझा। तूने कहा कि तुझे वही लड़की पसंद है तो हमने उसके साथ तेरा ब्याह कर दिया, लेकिन वह आज रिश्तेदारों के सामने कितना कुछ बोलकर गई है। अरे उसे काम नहीं करना तो ना करे, लेकिन शादी ब्याह के समय पर रस्मों रिवाजों को तो निभा दे। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह रुआंधा सा हो गया। श्वेता का पति कमरे में आते ही बोला, क्या श्वेता, क्या ड्रामा लगा कर रखा है तुमने। लोगों के सामने क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। अरे कुछ दिन की तो बात है, एक बार रस्म रिवाजें पूरी हो जाए फिर तुम्हें जो चाहे वह करना। श्वेता कहने लगी, अच्छा तो अब तुम भी आ गए हो। मुझे पता ही था कि तुम्हारे आते ही घर वाले तुम्हारा कान भर देंगे। मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा। मेरी मति मारी गई थी। जो तुम जैसे मिडिल क्लास के फैमिली वालों से मैंने अपना रिश्ता जोड़ दिया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और स्मार्ट समझती थी, लेकिन तुम तो उसी तरह से निकले। और एक वो तुम्हारा अनपढ़ गंवार पिता जो मुझे बार बार शिक्षा देता रहता है, विशाल समझाने की कोशिश करता है। श्वेता, इस तरह से पापा को अनपढ़ गंवार मत बोलो। वह अनपढ़ नहीं है। लेकिन उसकी एक ना सुनी। श्वेता कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ भी विशाल की बात पूरी नहीं हुई और श्वेता कमरे से बाहर चली गई। तो फिर स्नेहा कहती है, भाभी, मामी जी, बुआ जी और मौसी जी, ये सब लोग अपने अपने घर जाने वाले हैं। तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, वह ले लो। तभी आगे उठकर मामी जी एक चांदी की अंगूठी श्वेता के हाथ में देती है। श्वेता अंगूठी को पकड़कर घुमा फिराकर चारों तरफ देखती है और कहती है, ये चांदी की अंगूठी, चांदी की अंगूठी कौन पहनता है, हम लोग तो इसे पैर में भी ना पहने। वह इधर उधर देखकर उसे फेंकने ही वाली थी कि स्नेहा ने उसका हाथ दबा लिया। तो वह समझ गई कि स्नेहा चाहती है कि मैं ये अंगूठी ना फेंकूं। फिर वहीं पर मामी आकर उसे लिफाफा पकड़ाती है। लो बेटी, यह मेरी तरफ से 1000 रुपए आशीर्वाद के रूप में ले लो। तो श्वेता फिर मुंह बनाकर कहती है, 1000 रुपए? 1000 रुपए तो हम लोग अपने घर के नौकरों को बख्शीश में भी नहीं देते। कम से कम 5000 रुपए उसे पकड़ाते हैं। सबका मुंह शर्म से झुका देती है श्वेता। फिर वह लिफाफा निकाल कर कहती है, लो, मेरे पापा जी ने मामी, बुआ और मासी के लिए सबको 10-10 हजार रुपए देने को बोला है। हम थोड़ी न ऐसे भिखारी खानदान से हैं कि चांदी की अंगूठी पकड़ा दे, 1000 रुपए पकड़ा दे। वह लिफाफा पैसे का देकर सबका मुंह नीचा कर देती है। स्नेहा कहती है, भाभी, पैर तो छू लो। तो श्वेता कहती है, अरे इतने सारे लोगों की भीड़ जमा है, मैं सबके पैर कैसे छूऊं, मेरी कमर दुख जाएगी। दोनों हाथ जोड़कर कहती है, आप सबको मेरा नमस्कार। बस आप सब विदा लीजिए और हमें छुट्टी कीजिए। इतना बड़ा अपमान। सब लोग नीचे सर झुका लेते हैं। फिर बिना कुछ कहे ही उसके घर से अपना अपना सामान लेकर चले जाते हैं।
वहीं शैलेश जी अपनी बहू की इस तरह की प्रक्रिया को देखकर शर्म से गड़े जा रहे थे। वह सब रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह रहे थे कि बहू अभी नादान है, बहू की बातों का बुरा मत मानिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। सब लोग यही कहते, कोई बात नहीं, हमें अब अपने घर तो जाना ही होगा। मन में जो अपमान की घूंट पी रहे थे वह थोड़ी ना सामने पे कह देंगे। फिर श्वेता कमरे में आ जाती है। अब तक उसका पति सो चुका था, श्वेता भी सो जाती है। श्वेता का ऐसा ही समय बीतता गया। श्वेता किचन में एक मिनट भी नहीं जाती थी। घर गृहस्थी के सारे काम स्नेहा ही करती थी। शैलेश जी मन ही मन में सोचते थे कि आज मेरी पत्नी होती तो शायद अपनी बहू को समझा लेती, आज मेरे घर की ये हालात तो नहीं होती। दिल ही दिल में उन्हें बड़ा तकलीफ हो रहा था कि भाग्यवान तू मुझे छोड़कर चली गई, यही दिन देखने के लिए। एक दिन श्वेता कहती है, मेरे बड़े पापा जी का लड़का विदेश से आ रहा है, मेरी शादी में नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए वह अब मुझसे मिलने आ रहा है। वो बहुत बड़े पैसे वाला, हाई फाई है, स्मार्ट लोगों से ही मिलता है, ऐसे अनपढ़ गवारों के घर में नहीं जाता। इसीलिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए एक बहुत अच्छा सा होटल बुकिंग कर दिया है। हम दोनों वहीं पर मिलेंगे, बातें करेंगे और फिर खाना खाकर ही शाम को लौटेंगे। यह सुनकर घर वालों ने मना नहीं किया, लेकिन श्वेता का भाई इंडिया आकर श्वेता को बताया था, वह सरप्राइज देना चाहता था। श्वेता अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने चली जाती है। तभी श्वेता का भाई राजीव श्वेता के घर पर ही आ जाता है। डोरबेल बजती है तो स्नेहा खोलने जाती है। उसे देखकर स्नेहा पूछती है, जी आप कौन हैं, किससे मिलना है? वह स्नेहा को देखता ही रह जाता है तो वह फिर से कहती है, हेलो, क्या मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं? आपको किससे मिलना है? तो वह फिर से झिझक कर कहता है, अरे हाँ, यह तो श्वेता का घर है ना? हाँ हाँ, वह बताता है, मैं श्वेता का भाई विदेश में रहता हूँ और अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तो वह कहती है, हाँ अंदर आइए तो, और फिर उसे अंदर लाकर बिठाती है। अभी श्वेता घर पर नहीं थी। वह स्नेहा की तरफ देखता ही रह जाता है। तभी अंदर से स्नेहा के पिता पूछते हुए बाहर आते हैं, बेटी कौन आए हैं? स्नेहा कहती है, पापा, भाभी के भैया आए हुए हैं जो विदेश में रहते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें बैठाओ। इतना कहते हुए बाहर निकल ही आते हैं। उनको देखकर राजीव खड़ा हो जाता है, सर आप यहाँ रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम कौन हो? सर आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सर मैं कभी आपका स्टूडेंट हुआ करता था। आप मुंबई के इंदिरा गांधी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और मैं उसी कॉलेज के इंजीनियरिंग क्लास के फर्स्ट में था। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं? नहीं बेटा। सर याद कीजिए, मैं फर्स्ट में ही, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी उसी समय दुर्घटना से मौत हो गई थी। फिर मेरे पास पैसे का कोई सहारा नहीं था, तो आपने मुझे कहा कि बेटा तुम बहुत ही होनहार हो, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोशिश करता हूँ। आपने मुझे स्कॉलरशिप के लिए भी प्रयास करवाया था और बाकी की किताबें और पैसों के लिए आपने मुझे पैसा दिया था। हाँ हाँ बेटा, याद आया, वह दिन कैसे भूल सकता हूँ। इतना होनहार बालक मेरे कॉलेज से निकल जाए, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वह कई बार पैर छुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, आज जो भी हूँ मैं, सब आपकी कृपा से, आपकी वजह से हूँ। हाथ जोड़कर बहुत सारा आभार व्यक्त करता रहा राजीव। तभी अंदर आई श्वेता। यह सब बातें गेट पर खड़ी सुन लेती है। वह आकर कहती है, अरे भैया आप आ गए। आपने तो कहा था कि मैं 3 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन आप इतना जल्दी कैसे? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मैंने तुम्हें घर से कॉल किया था, विदेश से नहीं। और फिर मैं जल्दी से तुम्हारी मम्मी से एड्रेस पूछा और यहाँ पहुँच गया। सोचो अगर मैं यह नहीं आता तो अपने सर से कैसे मिल पाता। उसने सुन तो लिया था, उसको अपनी आंखों पर और कानों पर, आपको देखा सुनी यकीन नहीं हो रहा था। तो उसने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है भैया, यह तो घर गृहस्थी का काम, गार्डन की साफ सफाई का करते हैं।
यह थोड़ी ना इतना पढ़े लिखे हैं जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो सकेंगे। तो अभी राजीव कहता है, कैसी बातें करती हो, क्या मुझे इतना समझ में नहीं आता, क्या मैं लोगों को पहचान नहीं सकता? तुम मेरे सर के बारे में बात कर रही हो श्वेता, तुम अपने ससुर का अपमान ऐसे कैसे कर सकती हो? यह भले ही सीधे साधे हैं, इनकी होलिया पर मत जाओ, आज जो भी मैं हूँ इनकी वजह से ही हूँ। अब श्वेता को कुछ समझ में नहीं आता। वह तुरंत सास के कमरे में पहुंच जाती है और अलमारी खोलकर देखने लगती है तो एक फाइल मिलती है जिसमें उसके ससुर की बहुत सारी डिग्रियां थी। उनको कई ऐसे सम्मानित प्रमाण पत्र दिए गए थे। यह देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। अपने किए हुए व्यवहार सब उसको याद आने लगते हैं। आज तक तो वह अपने ससुर को अनपढ़ गवार और गार्डन वगैरह घर साफ करने वाला एक मजदूर समझती थी, लेकिन कभी उसके ससुर ने उसके सामने अपनी बड़ाई नहीं की। वह बाहर आकर कहती है, पापा जी, जब आप इतना पढ़े लिखे थे, कभी किसी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो आपको और आपके परिवार को अनपढ़ गंवार समझती थी। यहाँ तक कि यह भी सोचती थी कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरी ही कमाई और मेरे पति के टुकड़ों पर आप लोग पल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आपकी पेंशन भी आती है। हाँ बेटी, आज तो पता चल गया ना कि मेरी पेंशन भी आती है। और वैसे भी विशाल कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं, यह सब मुझे बिल्कुल नहीं पता। अभी तक तुम्हारी शादी से लेकर उसके पढ़ाई लिखाई के खर्च तक और आज तक मैंने कभी विशाल से 1 रुपया नहीं लिया और ना ही उसके सामने हाथ फैलाया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत फहमी में जी रही थी, इसीलिए आप सबको नीचा रखने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं काम करूंगी, पैसे कमा कर लाऊंगी, तो थोड़ी ना आप लोगों को अपने बराबरी करने दूंगी। मुझे यह सब नहीं पता था। तभी साहिल दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सर, मेरी बहन को माफ कर दीजिए, उसने जो भी किया अनजाने में। शैलेश जी कहते हैं, बेटा तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने श्वेता को हमेशा अपनी बेटी माना है और कभी भी उसकी बातों को अपने दिल में नहीं रखा। मुझे पता कि एक दिन मेरी बहू जरूर मुझे और मेरे अपने परिवार को समझेगी। तभी घर की डोरबेल बजती है। श्वेता जाकर गेट खोलती है कि कुछ लोग आकर हैप्पी टीचर्स डे कहकर पैर छूने लगते हैं शैलेश जी की। शैलेश जी सबको आशीर्वाद देते हैं। आए हुए बच्चों के हाथ में गुलदस्ता, चॉकलेट, बहुत सारे गिफ्ट रहते हैं। वह सब उनको पकड़ा पकड़ा कर पैर छुए जा रहे थे। अब उनके हाथ का गुलदस्ता राजीव ले लेता। यह नजारा देखकर आज श्वेता की आंखों में आंसू आ गई कि मेरे ससुर जी की कितनी इज्जत है और एक मैं थी कि उन्हें क्या से क्या समझती रही। फिर सभी लोग वहीं पर रहते हैं। तभी राजीव उठकर खड़ा होता है और कहता है, सर, आज टीचर डे है, आज के दिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कहते हैं शैलेश जी, बेटा टीचर डे पर तो दिया जाता है, लेकिन तुम मांगना चाहते हो और मुस्कुरा देते हैं। हाँ सर, आप इसे देना या लेना दोनों कह सकते हैं, क्योंकि देने के नाम पर मैं खुद को समर्पित कर रहा हूँ और आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। यह सुनकर वह थोड़ी देर के लिए नजरें झुका लेते हैं। मन में सोचते हैं कि इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता मेरी स्नेहा के लिए। फिर कहते हैं, बेटा तुम बड़े चालाक हो, चलो देना लेना सही हो गया, तुम मेरे बेटे हो गए, मैंने तुम्हें अपना बना लिया और मेरी बेटी तुम्हारी हो गई। तभी इसी लगे हाथ श्वेता सोचती है कि क्यों न मैं भी माफी मांग लूं। तो वह भी कहती है कि पापा जी, अब मुझे भी माफ कर दीजिए। तो शैलेश जी कहते हैं, एक ही शर्त पर माफी दूंगा, मेरे सभी स्टूडेंटों के लिए तुम चाय और पकौड़े बनाकर अपने हाथों से लाओगी। श्वेता हंस देती है और किचन में चली जाती है। फिर वह मिठाइयाँ लेकर आती है और सबका मुंह मीठा करवाने लगती है। उसकी तरफ सब देखकर कहते हैं, अरे क्यों, यह किस खुशी में? तो श्वेता कहती है, स्नेहा मेरी भाभी बनने वाली है, अभी अभी हमारी ननद का रिश्ता तय हुआ है, मुंह मीठा करना तो बनता है। फिर घर में सब जोर जोर से हंसी ठहाके लगाने लगते हैं। आज यह सारा दृश्य विशाल देखकर गदगद सा हो गया कि आखिरकार मेरी पत्नी मेरे परिवार को दिल से स्वीकार कर ही लिया। फिर श्वेता किचन में पकौड़े और चाय बनाने चली जाती है।
सब लोग उसके नाश्ते बना के लाने का इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।